आज हम बात करेंगे कानन देवी की, जो 30 और 40 के दशक की मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस हुआ करती थी। आवाज़ में वो गूंज थी कि फिल्म मेकर्स उन्हें फिल्मों में लेने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते थे। ये वो दौर था जब फिल्में महज 15 से 20 हज़ार रुपये में बन जाया करती थी और फिल्म की टिकट महज 30 पैसे हुआ करती थी। लेकिन उस दौर में भी कानन देवी एक गाने के 1 लाख रुपए और फिल्म के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करती थी। यही वजह है कि उन्हें भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता है। ये भारत के साथ साथ बंगाल की भी पहली स्टार थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली चौथी महिला कानन देवी ने अपने हुनर से हिंदी सिनेमा में कई ट्रेंड स्थापित किए। जेंडर पे गैप आज भी हिंदी सिनेमा में बड़ा मुद्दा है, लेकिन कानन देवी उस समय पुरुषों से ज़्यादा फीस लिया करती थी, जिन्हें चाहने वालों से बचाने के लिए कड़ी सिक्योरिटी में रखा जाता था। साथ ही उन्हें भारत की पहली बॉयकॉट की जाने वाली एक्ट्रेस भी कहना गलत नहीं होगा। 22 अप्रैल 1960 को कोलकाता में जन्मी कानन देवी का बचपन बेहद दर्दनाक था। कानन देवी की ऑटोबायोग्राफी सबारे अमीन नामी के अनुसार कानन देवी, जिन्हें अपना पेरेंट्स मानती थी, असल में उस दंपत्ति ने उन्हें गोद लिया था। कम उम्र में ही जब उन्हें गोद लेने वाले रतन चंद्र दास का निधन हो गया तो उन्हें बेहद गरीबी का सामना करना पड़ा। जिन रिश्तेदारों ने उन्हें घर में आसरा दिया था वो उनसे नौकरों की तरह सलूक किया करते थे। 7 साल की उम्र में कानन देवी ने उन रिश्तेदारों का घर छोड़ दिया और मां के साथ हावड़ा रहने आ गई। यहाँ जान पहचान के शख्स और थिएटर आर्टिस्ट तुलसी बनर्जी ने उनका परिचय मदन थिएटर से करवाया। थिएटर से जुड़कर छोटे मोटे काम करने के बाद कानन देवी को हुनर की बदौलत 5 रुपए की तनख्वाह पर फिल्म जयदेव 1926 में साइन कर लिया गया। आगे उन्होंने शंकराचार्य 1927, ऋषिर प्रेम 1931 जैसे कुछ साइलेंट फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ईयर 1931 में कानन देवी पहली बार रंगीन फिल्म जोर बारात में नजर आई, जिससे रातों रात उन्हें स्टारडम मिल गया। ये वो दौर था जब फिल्मों में लीड एक्टर्स ही फिल्म को आवाज़ दिया करते थे। न्यू थिएटर से जुड़कर कानन देवी ने कई बेहतरीन गानों को आवाज़ दी और सुपरहिट सिंगर के रूप में उभरी। कानन देवी अकेली फिल्मों की कमान संभाला करती थी और उनकी ज़्यादातर फिल्में हाउसफुल हुआ करती थीं। यही वजह रही कि उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार सिंगर का दर्जा दिया गया। कानन देवी की पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि वह जहां जाती थीं देखने वालों की भीड़ लग जाया करती थी। यही कारण रहा कि न्यू थिएटर वाले उन्हें कड़ी सिक्योरिटी में रखते थे। कानन देवी पहली एक्ट्रेस हैं जिन्हें सिक्योरिटी दी गई थी। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती देख यूके की सबसे बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी ग्रामोफोन ने उन्हें साइन किया। कानन देवी के गाने विदेश में भी काफ़ी पसंद किए जाते थे। 2015 में राइटर मेखला सेन गुप्ता की लिखी बुक कानन देवी फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा के अनुसार कानन देवी भारत की पहली करोड़पति एक्ट्रेस हैं। 30 के दशक में वो पुरुषों से कई गुना ज़्यादा फीस लिया करती थी। पृथ्वीराज कपूर जैसे दिग्गज कलाकार को 30 के दशक में 70 रुपये फीस दी जाती थी। हालांकि कानन देवी 30 के दशक में महज एक गाने के 1 लाख रुपए चार्ज करती थी। वहीं अगर उन्हें फिल्म में कास्ट किया जाना होता था तो उन्हें 5 लाख रुपए तक की फीस दी जाती थी। ये रकम इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि उस दौर में ज़्यादातर फिल्में 10 से 15 हज़ार रुपये में बन जाया करती थी, जिनकी टिकट भी महज 30 पैसे होती थी। ऐसे में कानन देवी के 5 लाख रुपए फीस लेकर इतिहास रच दिया था। आज भी हिंदी सिनेमा में महिलाओं को पुरुषों से काफ़ी कम फीस दी जाती है, लेकिन 70 साल पहले कानन देवी ये रिवाज तोड़ चुकी हैं। कानन देवी 30-40 के दशक की सबसे बड़ी भारतीय अभिनेत्री थीं। उनके पहने हुए कपड़े से फैशन का नया दौर आ जाया करता था। फैशन आइकन रही कानन देवी पहली एक्ट्रेस हैं जिनके पोस्टर बिका करते थे। उनके पोस्टर खरीदने की होड़ मचा करती थी। कई नौजवान कानन देवी के पोस्टर अपने कमरों में लगाया करते थे। वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल लिबास में हुआ करती थी, लेकिन उनके ब्लाउज बेहद डिज़ाइनर होते थे। हर फिल्म में उनकी हेयर स्टाइल और हेयर एसेसरीज अलग होती थी। ज्वेलरी भी अलग अलग और डिज़ाइनर पहना करती थी। कानन देवी ने 1973 में पब्लिश हुई अपनी बंगाली बुक सबारे अमीन नामी में निजी ज़िंदगी के एक विवाद का जिक्र किया था। बुक के अनुसार कानन देवी ने 1940 में 11 साल बड़े अशोक मैत्रा से शादी की थी। दोनों की शादी का पूरे कोलकाता में विरोध हुआ था। दरअसल अशोक मैत्रा कोलकाता के ब्रह्म समाज के लीडर और एजुकेशनिस्ट हेरम्बा मैत्रा के बेटे थे।
समाज में आला मुकाम रखने वाले हरम्मा मैत्रा फिल्मी दुनिया में काम करने वाली कानन देवी को बहू बनाने के खिलाफ थे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके बेटे अशोक मैत्रा और कानन देवी ने शादी कर ली। जैसे ही दोनों की शादी की खबर अखबारों में छपी तो ब्रह्म समाज ने इसका विरोध किया। पूरे कोलकाता में कानन देवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। कानन देवी जहां भी जाती थी वहां उनके खिलाफ नारेबाजी होती थी। ब्रह्म समाज के लीडर अशोक मैत्रा और कानन देवी पर शादी तोड़ने का दबाव बनाते थे, जबकि उस दौर में तलाक को कानूनी मान्यता नहीं मिली थी। सामाजिक दबाव के चलते कानन देवी ने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया था। इस तरह कानन देवी भारत की पहली एक्ट्रेस रहीं जिनकी शादी का विरोध हुआ और उनका बॉयकॉट भी किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे कई गीतों में कानन देवी ने आवाज़ दी थी। ऐसे में दोनों परिचित थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कानन देवी को शादी की बधाई देने के लिए तोहफे में एक तस्वीर और ऑटोग्राफ भेजा था। यह खबर सामने आते ही रविंद्रनाथ टैगोर को धमकी भरे कॉल आने लगे थे। मेमोयर में कानन देवी ने लिखा था कि इस घटना के बाद जब भी उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों को गाने का ऑफर मिलता था, वो ये सोचकर दुख से भर जाती थी कि एक ऑटोग्राफ देने पर एक महान कवि को तकलीफ का सामना करना पड़ता था। कानन देवी कोलकाता के A11 कबीर रोड स्थित घर पर रहती थीं। उनके पति अशोक मैत्रा भी उन्हीं के साथ उसी घर में रहते थे। एक समय ऐसा भी रहा जब फिल्मों के सेट पर लोग कानन देवी के साथ बदसलूकी करने लगे। कई लोग उनसे निजी सवाल किया करते थे, जिसके चलते उन्होंने कई फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। विरोध का असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने लगा। एक समय बाद अशोक मैत्रा भी कानन देवी के फिल्मों में काम करने के खिलाफ हो गए। समय के साथ कानन देवी पर पाबंदियां लगने लगी। उन्हें फ़ोन इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं थी। विवादों का असर उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी पर भी पड़ा। आखिरकार पति के बदले रवैये से परेशान होकर कानन देवी ने 1945 में उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। कानन देवी पति से अलग होने के बाद 1947 की फिल्म चंद्रशेखर में अशोक कुमार के साथ नजर आईं। जब यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई तो कानन ने बतौर एक्ट्रेस फिल्म साइन करनी बंद कर दी। ईयर 1949 में कानन देवी ने बंगाल के गवर्नर के ADC हरिदास भट्टाचार्य से दूसरी शादी की। जब कानन ने फिल्मों में काम करना छोड़कर अपना प्रोडक्शन हाउस श्रीमती प्रोडक्शन की शुरुआत की तो उनके पति ने सरकारी नौकरी छोड़कर उनकी मदद की। दोनों ने कई फिल्में बनाई, लेकिन जब हरिदास भट्टाचार्य से ज़्यादा नाम कानन देवी को मिलने लगा तो दोनों में झगड़े बढ़ने लगे। पत्नी को ज़्यादा तवज्जो मिलने से तंग आकर हरिदास भट्टाचार्य ने 1987 में कानन देवी का घर छोड़ दिया। दोनों के रिश्ते इतने बिगड़ गए कि जब 17 जुलाई 1992 को कानन देवी का निधन हुआ तो हरिदास भट्टाचार्य शहर में होने के बावजूद उन्हें आखिरी बार देखने भी नहीं पहुंचे। इस शादी से उन्हें एक बेटा सिद्धार्थ था। विद्यापति, स्ट्रीट सिंगर, सपेरा, जवानी की रीत जैसी करीब 57 फिल्मों में नजर आईं और 40 गानों की आवाज़ बनी कानन देवी को ईयर 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ईयर 1976 में ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाली चौथी महिला रहीं। नई जनरेशन भले ही कानन देवी का नाम और फिल्मों में उनके योगदान से अनजान है, लेकिन अपने दौर में बतौर सिंगर, एक्ट्रेस और सशक्त महिला के रूप में गहरी छाप छोड़ी थी उन्होंने। वो KL सहगल, PC बरुआ, पहाड़ी सन्याल, अशोक कुमार जैसे दिग्गजों की पहली पसंद हुआ करती थी। कानन देवी के निधन के बाद लता मंगेशकर ने ईयर 1994 में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एल्बम श्रद्धांजलि 2.0 माई ट्रिब्यूट टू इमोर्टल लॉन्च किया था। इस एल्बम में उन्होंने कानन देवी के गानों एक चांद छुप न जाना और ज़िंदगी तूफान मेल को आवाज़ दी थी। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर बताना ज़रूर, और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये भी कमेंट कर बताएं ज़रूर। और कानन देवी की कौन सी बात आपको ज़्यादा पसंद आई और क्या आप कानन देवी के बारे में पहले से जानते थे, कमेंट कर बताएं ज़रूर। और कानन देवी के बारे में आपको क्या पसंद है और उनकी कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है ये भी कमेंट कर बताएं ज़रूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।